कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही जज्बे की है। ये कहानी इस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस की है। उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा किया। एक सलाम तो उनके जज्बे को बनता ही है। द फिल्मीफाई प्रेजेंट्स द थियरी ऑफ एवरीथिंग। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज की गई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 थी। इस फिल्म का कुल बजट $14 मिलियन का था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 124 मिलियन की कमाई की थी। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को देखते हैं। ये बात है सन 1963 के इंग्लैंड की, जहां पर यूनिवर्सिटी की पार्टी हो रही है। पार्टी में हमारे फिल्म के हीरो स्टीफन हॉकिंस भी होते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम जेन होता है। वो वहाँ उस पार्टी में अकेली खड़ी होती है। स्टीफन उसके पास चले जाते हैं। दरअसल जेन लिटरेचर की स्टूडेंट थी, जबकि स्टीफन कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उधर जेन स्टीफन से कॉस्मोलॉजी का मतलब पूछती है। स्टीफन जेन से पूछते हैं कि क्या तुम भगवान को मानती हो। इस पर जेन बोलती है कि हाँ, मैं भगवान को मानती हूँ, जिन्होंने इस पूरी दुनिया की रचना की है। जबकि स्टीफन का ये मानना था कि इस दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया है, बल्कि इन सब चीज के पीछे कुछ राज और कुछ विज्ञान छुपा है। वो बोलता है कि मैं एक ऐसी ही इक्वेशन को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे इन सब के बारे में बता देगी। और वो ये भी बोलता है कि एक दिन मैं वो जरूर ढूंढ निकालूंगा। स्टीफन और जेन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीफन एक क्लास में होता है, जहाँ उसके प्रोफेसर उसको और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। स्टीफन बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। उसके जवाब देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, पर वो थोड़े चिंतित भी होते हैं क्योंकि स्टीफन अभी तक अपने थीसिस का सब्जेक्ट तक नहीं चुन पाया था। इसी बीच हम देखते हैं कि स्टीफन जेन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगले हफ्ते उसके प्रोफेसर कुछ बच्चों के साथ एक मैथ्स का लेक्चर अटेंड करने लंदन जा रहे होते हैं। वो स्टीफन को भी साथ चलने के लिए बोलते हैं और स्टीफन उनके साथ चला जाता है। ये लेक्चर दरअसल ब्लैक होल के बारे में होता है। स्टीफन लेक्चर को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनता है। शायद उसे वो इक्वेशन भी मिल गई होती है जिसे वो ढूंढना चाहता था। वो अनुमान लगाता है कि शायद इस ब्रह्मांड की रचना का जिम्मेदार ये ब्लैक होल ही है। स्टीफन टाइम और ब्लैक होल पर अपनी रिसर्च शुरू कर देता है। अब उसे अपनी थीसिस का सब्जेक्ट भी मिल चुका होता है। वो ये सब अपने प्रोफेसर को बताता है और प्रोफेसर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि प्लीज अपनी खोज जारी रखो। अगले सीन में हम स्टीफन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। अब ये स्टीफन की जिंदगी का ऐसा मोड़ था जहां उसे ये पता चलता है कि उसे एक बीमारी है जिसका नाम मोटर न्यूरॉन डिजीज है, जिसमें थोड़े समय के बाद स्टीफन अपने शरीर के हर हिस्से पर से कंट्रोल खो देगा। इससे स्टीफन पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन तभी वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या इससे मेरे दिमाग पर भी असर पड़ेगा। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि ये बीमारी तुम्हारे दिमाग को छोड़ के शरीर के हर हिस्से पर प्रभाव डालेगी। स्टीफन के पास उसकी जिंदगी के बस 2 ही साल बचे होते हैं। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। ये बात जेन को पता चल जाती है। वो स्टीफन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर स्टीफन किसी से बात नहीं करना चाहता था। जेन कोशिश करती रहती है। वो स्टीफन से बोलती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। वो स्टीफन के पिता से भी बात करती है। स्टीफन के पिता बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बेटे की बीमारी के बारे में जानते थे। खैर, उन दोनों की शादी हो जाती है। अब स्टीफन फिर से यूनिवर्सिटी जाके अपनी थीसिस पर काम शुरू कर देता है। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। उसे अब चलने के लिए सहारा लेना पड़ता है। स्टीफन अपनी थीसिस पूरी कर लेता है। उसकी थीसिस को देखकर उसके प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सार मानते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब ये संसार बढ़ना रुक जाएगा। वो बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी के विपरीत होगा। समय उल्टा बहना शुरू हो जाएगा और यूनिवर्स एक्सपेंड होने के बजाय सिकुड़ना शुरू कर देगा। अब स्टीफन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो अपने शरीर के हर अंग से कंट्रोल खो रहा था। आलम यहाँ तक था कि उसे अब चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। स्टीफन और जेन के 2 बच्चे होते हैं। एक दिन जब जेन स्टीफन को स्वेटर पहना रही होती है, तभी उनकी बेटी लूसी रोने लगती है। इसलिए जेन भागकर उसे चुप कराने जाती है। स्टीफन खुद स्वेटर पहनने की कोशिश करते हैं, पर उनकी गर्दन उसमें अटक जाती है। तभी वो स्वेटर के छोटे छेदों से आग को देखते हैं।
और उसे देखते देखते स्टीफन को एक ख्याल आता है। अगले सीन में हम स्टीफन को एक क्लास में कुछ समझाते हुए देखते हैं, जिसमें वो ये बता रहे होते हैं कि ब्लैक होल दरअसल छोटा यानी श्रिंक होके गायब हो जाता है, जो कि इनकी थीसिस का एक जीता जागता उदाहरण भी था। वो समझाते हैं कि कैसे ब्लैक होल से रेडिएशन निकलने की वजह से वो अपना आकार खोता जाता है, जिसकी वजह से वो एक दिन गायब हो जाता है। उनकी थ्योरी को सुनकर वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब समय बीतता जाता है। जीन समय के साथ साथ थोड़ा परेशान और फ्रस्ट्रेट होने लगती है। वो अपनी माँ से बात करती है। जीन की माँ उसे सलाह देती है कि उसे थोड़े दिनों के लिए चर्च ज्वाइन कर लेना चाहिए। जेन चर्च ज्वाइन कर लेती है। वहां पर उसकी मुलाकात जॉनथन से होती है, जो कि एक म्यूजिक टीचर है। देखते ही देखते जॉनथन स्टीफन के परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। जेन और जॉनथन एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। स्टीफन जेन को बोलता भी है, तुम्हें अगर अपनी जिंदगी में अच्छा चुनना है तो उसका पूरा हक है और तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। एक दिन स्टीफन जेन को बोलता है कि उन्हें ओपेरा देखने का इनविटेशन मिला है और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ वहां चले जाएंगे। और वो जेन को ये भी बोलते हैं कि तुम जॉनथन के साथ बच्चों को लेके कैंपिंग के लिए चली जाओ। उधर ओपेरा देखते हुए स्टीफन की तबीयत खराब हो जाती है और वो कोमा में चले जाते हैं। दरअसल ये उनकी बीमारी की वजह से ही था, जिसमें अब वो खाना भी नहीं खा सकते थे। डॉक्टर्स जेन को बोलते हैं कि उन्हें इनके गले को काटकर उसमें एक नली फिक्स करनी होगी, जिससे वो खाना उसी से खा पाएंगे, पर वो इस ऑपरेशन के बाद कभी बोल नहीं पाएंगे। जेन किसी भी तरह उन्हें बस बचाना चाहती थी, इसलिए वो ऑपरेशन के लिए हाँ बोल देती है। जेन भले ही जॉनथन को पसंद करती हो, पर प्यार आज भी वो स्टीफन से ही करती थी। अब स्टीफन बोल नहीं सकते थे, पर वो दुनिया को अपनी बात बताना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ रास्ता निकालना जरूरी था। जेन स्टीफन के लिए एक नर्स को रखती है, जिसका नाम एलेन होता है। वो बहुत जल्दी स्टीफन से घुल मिल भी जाती है। एक दिन जेन उनके लिए एक वॉइस सिंथेसाइजर भी लेके आती। वॉइस सिंथेसाइजर एक ऐसी मशीन थी जिसमें एक रिमोट स्टीफन के पास था, जिससे वो कुछ भी टाइप कर सकते थे और व्हील चेयर पर लगी स्क्रीन पर वो आवाज के साथ दिखाई देता था। अब स्टीफन उस मशीन के सहारे एक किताब लिखते हैं और अपनी सोच को पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। उस किताब का नाम होता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उनकी ये किताब पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। उस किताब को बेस्ट सेलिंग अवार्ड भी मिलता है। उस किताब की 10 मिलियन कॉपीज बिकती हैं। उसी के चलते स्टीफन को अमेरिका में अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, जहां वो अपनी नर्स एलेन को लेके जाते हैं। यहाँ स्टीफन अपनी बीवी जेन को उस जिम्मेदारी से आजाद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही थी। जेन आज भी स्टीफन को बहुत प्यार करती है और स्टीफन भी सिर्फ उसी की खुशी के लिए ऐसा करते हैं और उसे जाने देते हैं। दोनों के लिए ये बहुत ही मुश्किल पल होता है, शायद इसीलिए दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। अब स्टीफन अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ तक कि उन्हें एक गेस्ट लेक्चर के लिए भी बुलाया जाता है, जहां वो स्टूडेंट को बहुत सी बातें बताते हैं अपनी जिंदगी से जुड़ी। इंसान की प्रयास करने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, फिर चाहे वो उन्हीं की तरह व्हील चेयर पर ही क्यों ना हो। वो आखिरी में ये भी बोलते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। ये बात सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। इसके बाद वो इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। उन्हें वहाँ क्वीन एलिजाबेथ उनकी रिसर्च के लिए अवार्ड देती हैं। उन्होंने अपने देश के लिए साइंस के क्षेत्र में बहुत कुछ किया होता है। स्टीफन अपने पूरे परिवार के साथ अवार्ड लेने जाते हैं, पर अब वो जेन के साथ नहीं है। जेन ने जॉनथन से शादी कर ली है, पर वो आज भी स्टीफन को बहुत प्यार करती है और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। स्टीफन भी अपनी नर्स एलेन से शादी कर लेते हैं। ये फिल्म की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, पर स्टीफन ने जो इस दुनिया को अलग तरीके से देखने का नजरिया दिया है वो काबिले तारीफ है। फिर चाहे वो उनकी ब्लैक होल रेडिएशन की थ्योरी ही क्यों ना हो, स्टीफन अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते थे, इसीलिए उन्होंने इतना सब कुछ हासिल भी किया। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनकी बीमारी थी। हमें उनसे सीख मिलती है कि कैसे एक इंसान जो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, वो इतना कामयाब हुआ। स्टीफन ने बाद में काफी सारी थियरीज पर काम किया और साइंस के फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया। स्टीफन दुनिया के लिए एक मिसाल थे। उनकी जिंदगी पर बनी इस कहानी को जानने के बाद एक ही चीज है जो बार बार याद आती है कि अगर इंसान कुछ सोच ले तो उसे हासिल करके ही रहता है, फिर चाहे परिस्थितियां उसके अनुकूल हो या विपरीत हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।